नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। अगर आप बीए, बीएससी, बीकॉम सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर के छात्र हैं तो आपको पता होगा आपका एक पेपर होता है राष्ट्र गौरव, पर्यावरण एवं मानवाधिकार अनिवार्य प्रश्न पत्र। तो उसमें 3 टॉपिक रहते हैं। एक तो रहता है राष्ट्रीय गौरव, एक पर्यावरण, एक मानवाधिकार। तो राष्ट्रीय गौरव, पर्यावरण, मानवाधिकार मैंने आपको दूसरे चैनल पे पढ़ा दिया है। ओके, जो मेरा दूसरा चैनल है माई यूनिक अकेडमी, वहाँ पर पढ़ा दिया है। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की, क्योंकि यहीं से आपके 70 से 80% प्रश्न यहीं से आते हैं। ओके, 70 से 80% जो प्रश्न है वो यहीं से आते हैं, और जो 20 से 30% जो आपके प्रश्न बचते हैं उसको मैं क्वेश्चन के माध्यम से करा दूंगा। ओके, तो इस क्लास को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं, पूरा देखना। मास्टर क्लास होने वाली है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर हम लोग को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में ही पढ़ना है। ओके, और इसी से सारे प्रश्न आपके लगभग लगभग आ जाएंगे। यहाँ पर आप पहले इसको देख लीजिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। इसको दोनों को चाहे तो आप मिला दें तो मानवाधिकार हो जाएगा, या फिर अलग अलग मानव अधिकार। ओके, कुछ भी बोलिए, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। तो इसका मतलब क्या होता है इंग्लिश में? नेशनल। ओके, राष्ट्रीय का मतलब नेशनल, तो यन आ गया। मानव का मतलब ह्यूमन, तो यच आ गया। ध्यान दीजिए, अधिकार का मतलब राइट्स, तो आर आ गया राइट्स का। ओके, आयोग का मतलब होता है कमीशन, तो सी आ गया। यानी इसका शॉर्टकट नेम क्या है? NHRC। ओके, NHRC। आप लोग ये ध्यान दीजिए, एक बार मैं फिर से पढ़ा देता हूँ। देखिए, ये जो इसका हिंदी में नाम है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, इंग्लिश में इसको बोलते हैं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो नेशनल से यहाँ पर यन आ गया, मानव का यानी कि ह्यूमन यच आ गया, ऐसे अधिकार का राइट्स आर आ गया, फिर ऐसे आयोग है अपना सी। ओके, तो ये आप थोड़ा सा नाम याद रखिए कि NHRC, कि बार बार मैं आपको नहीं बोलूँगा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, मैं शॉर्टकट में NHRC बोलूँगा। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं NHRC के स्थापना की, यानी कि जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है अपने देश में, उसकी स्थापना कब हुई थी। ओके, बेसिकली अभी ध्यान रखना, हम लोग अपने देश की बात कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बात नहीं कर रहे हैं। मैंने कहा वो 20 से 30% आता है वहाँ से प्रश्न, तो मैं आपको अलग से पढ़ाऊँगा। अभी हम यहाँ पर सिर्फ अपने देश की बात कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा प्रश्न यहीं से आएंगे। NHRC की स्थापना, इसकी स्थापना देखिए 12 अक्टूबर 1993 को, 12 अक्टूबर 1993 को मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 द्वारा एक अधिनियम लाया गया था, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। तो उसी अधिनियम के तहत इसका गठन किया गया, यानी इसकी स्थापना की गई 12 अक्टूबर 1993। ये प्रश्न आया है कई बार। ओके, मतलब यहाँ मैं जो भी टॉपिक पढ़ाऊँगा वहाँ से कई बार प्रश्न आए, आप देख लेना चाहे तो। पहला टॉपिक आपसे यहीं पूछेगा। ओके, पहला प्रश्न आपका यहीं से तैयार हो गया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? 12 अक्टूबर 1993। ओके, अब देखिए दूसरा प्रश्न आपसे यहाँ से पूछता है, ये किस प्रकार का निकाय है? तो उसमें आपको दे देगा गैर संवैधानिक, संवैधानिक, वैधानिक, ऐसे मतलब देगा आपको, कई वहाँ पर ऑप्शन देगा। ओके, तो यह एक कैसा निकाय है? एक वैधानिक यानी सांविधिक निकाय है। देखिए, संवैधानिक और वैधानिक में क्या अंतर होता है? देखिए, सांविधिक का मतलब होता है, या फिर वैधानिक, सांविधिक या वैधानिक का मतलब होता है जिस नियम कानून को कोई कानून या अधिनियम ला करके बनाया गया हो। जैसे इसकी स्थापना अधिनियम ला करके बनाया गया था, ये संविधान में पहले से ही नहीं वर्णन है इसका। ओके, इसको बाद में जोड़ा गया, तो इसलिए वैधानिक है। वैधानिक मतलब विधान के द्वारा, विधान मतलब कानून के द्वारा जिसको लाया गया हो, जोड़ा गया हो। और संवैधानिक एक होता है, तो संवैधानिक का मतलब होता है जो संविधान में ही पहले से रहा हो। तो ये संवैधानिक नहीं है। देखिए यहाँ क्या लिखा, वैधानिक या फिर सांविधिक। तो ये कैसा निकाय है? वैधानिक निकाय है, सांविधिक निकाय है। गैर संवैधानिक या संवैधानिक नहीं है, ध्यान में रखना।
यहीं से आप गलती कर देंगे, वैधानिक है। अर्थात इसका उल्लेख भारतीय संविधान के किसी अनुच्छेद में ना होकर, देखो यहाँ साफ साफ लिखा भी है, मैं जो बता रहा था कि इसका उल्लेख भारतीय संविधान के किसी अनुच्छेद में नहीं है, बल्कि केंद्र सरकार द्वारा अधिनियम बनाकर इसकी स्थापना की गई। ओके, ये देखो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एक्ट 1993, ये एक अधिनियम लाया गया था, उस अधिनियम के तहत इसकी स्थापना की गई, संविधान में पहले से ही नहीं है। ओके, तो आपसे ऐसे ही प्रश्न पूछेगा कि एनएचआरसी कैसा निकाय है, अब उसमें ऑप्शन रहेगा वैधानिक, गैर संवैधानिक, संवैधानिक, इनमें से कोई नहीं। तो आपको क्या लगाना, वैधानिक। गैर संवैधानिक तो हो ही नहीं सकता, संवैधानिक बिल्कुल आधार नहीं, क्योंकि संविधान में जो चीज़ें संविधान में पहले से हैं वो हो जाएंगी संवैधानिक। ओके, लेकिन ये संविधान में नहीं था, इसको विधान ला करके यानी कानून ला करके बनाया गया था। तो इतना आपको याद रखना है। इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 में, बार बार इसलिए बोलता हूँ ताकि आपके दिमाग में घुस जाए वो चीज़। फिर यहाँ पर है इसकी नियुक्ति, जो इसके सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति कैसे होती है, कौन करता है। एनएचआरसी के कुछ मेंबर होंगे ना काम करने वाले, क्योंकि ये एक संगठन है, एक संस्था है, तो इसके कुछ मेंबर भी होंगे। राष्ट्रपति द्वारा, देखिए ध्यान में रखना, राष्ट्रपति द्वारा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। तो कौन करता है, अगर सीधे सीधे पूछे कि कौन करता है नियुक्ति, तो राष्ट्रपति। ओके, एनएचआरसी यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, परंतु इसके लिए 6 सदस्यीय समिति का गठन किया जाता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग सदस्य चयन समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा। आप देखिए ये पूरा का पूरा जो मैं पढ़ाऊंगा ना, यहाँ एक एक लाइन से प्रश्न आते हैं। सबसे पहला प्रश्न तो यहाँ आपको यही मिल गया कि नियुक्ति कौन करेगा, तो राष्ट्रपति करेगा, लेकिन राष्ट्रपति अपने मन से नहीं करेगा। 6 सदस्यों की एक समिति होती है, 6 सदस्य होते हैं, एक समिति बनाई जाती है, उसमें 6 सदस्य होते हैं। वो 6 सदस्य राष्ट्रपति को सलाह देते हैं कि हाँ इस व्यक्ति की नियुक्ति कर दी जाए। ओके, तो जो समिति बनाई जाती है उसका अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री। ये देखिए चयन समिति मतलब चयन करने वाली समिति कि लोगों का चयन करेगी कि कौन वहाँ पर मेंबर होंगे, एनएचआरसी के अध्यक्ष कौन होंगे, अन्य सदस्य कौन होंगे, ये कौन चयन करता है, एक चयन समिति जिसका अध्यक्ष जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। और नियुक्ति कौन करता है, यानी कि साइन कौन करता है आधिकारिक रूप से, राष्ट्रपति। ओके, तो साइन करेगा यानी नियुक्ति करेगा ऑफिशियली राष्ट्रपति, लेकिन किसकी सलाह पर, चयन समिति के आधार पर या चयन समिति के सलाह पर। और जो चयन समिति होगी उसका अध्यक्ष कौन होगा, प्रधानमंत्री। तो एक तो मैंने बता दिया भाई 6 सदस्य होते हैं चयन समिति में, तो एक तो प्रधानमंत्री हो गया, बाकी कौन कौन होते हैं ये भी देख लेते हैं। यहाँ देखिए लिखा है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों के चयन हेतु जो समिति बनाई जाती है उसमें कौन कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं जो कि समिति के अध्यक्ष होते हैं, मैंने आपको बताया। केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं, ओके, लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, राज्यसभा उपसभापति। देखिए राज्यसभा के उपसभापति, यहाँ ये नहीं कहा कि राज्यसभा के सभापति होते हैं, ध्यान में रखना, राज्यसभा के सभापति नहीं होते हैं, राज्यसभा के उपसभापति। लोकसभा में विपक्ष का नेता, राज्यसभा में विपक्ष का नेता। ओके, ये इतने लोग मिलकर के एक चयन समिति का निर्माण करते हैं। फिर वो चयन समिति राष्ट्रपति को सलाह देती है कि इस व्यक्ति की नियुक्ति एनएचआरसी के मेंबर के रूप में की जाए, तो राष्ट्रपति कर देता है। ओके, तो आपको पता होगा, यहीं से प्रश्न पूछ लेता है। ओके, आपको बीच में दे देगा राज्यसभा का सभापति, जो कि नहीं होता है, वो इस चयन समिति का हिस्सा नहीं होता है। राष्ट्रपति इन्हीं 6 के सलाह पर मेंबर का चयन करती है। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएंगी, मैं आपको बताऊंगा पीडीएफ कहाँ मिलेगा। तो आपका ये एक पेज था, देखिए। ओके, एक पेज इतना था, और ऐसे ही टोटल 3-4 पेज हैं आपके। अब यहाँ पर है एनएचआरसी मेंबर्स कितने होते हैं, यानी उनकी सदस्य संख्या कितनी होती है। जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग संस्था है उसमें कितने अधिकारी होते हैं, आप एक प्रकार से कह सकते हैं काम करने वाले कितने लोग होंगे। चयन तो 6 सदस्यीय समिति करेगी, वो तो अलग बात है, वो इसके सदस्य थोड़ी ना, वो तो चयन करेंगे। लेकिन अब कितने लोगों का चयन करेंगे,
कितने लोग बनेंगे सदस्य। ओके, तो ये देखिए यहाँ पर लिखा है यह एक 13 सदस्यीय निकाय है, मतलब इसमें कितने सदस्य होते हैं, 13 सदस्य होते हैं इसमें। ओहो, ये क्या हो गया, इसमें 13 सदस्य होते हैं। अब देखिए 13 सदस्य में कौन कौन होगा। एक तो होगा अध्यक्ष, भाई एनएचआरसी का कोई ना कोई तो एक मेन मुखिया होगा ना, तो अध्यक्ष होगा। 5 होंगे मुख्य सदस्य, ओके, और 7 होंगे पदेन सदस्य। ओके, तो ये देखिए 1 5 6 और 7 13, कुल मिलाकर 13 सदस्य होते हैं। एनएचआरसी में कितने सदस्य चुनकर जाएंगे, 13 सदस्य। आपको ये सब एक एक पॉइंट आपको ध्यान देना, ऐसा फालतू में इसमें कोई भी चीज़ नहीं लिखी, कोई भी लाइन फालतू नहीं है, हर एक लाइन से एग्जाम में क्वेश्चन आए, हर एक लाइन से। अब देखिए अध्यक्ष कौन होगा, मैंने कहा कि भाई एक अध्यक्ष होता है, 5 मुख्य सदस्य होता है और 7 पदेन सदस्य होता है। तो कौन कौन होते हैं, ऐसे ना किसी को तो उठा नहीं लेंगे कि सड़क से किसी को उठा करके बना दिए, वो पढ़ा लिखा होगा, कुछ उसकी योग्यताएं होंगी। तो देखिए यहाँ पर जो सदस्य होता है वो होता है उच्चतम न्यायालय का पूर्व मुख्य या अन्य न्यायाधीश। ध्यान दीजिए, उच्चतम न्यायालय का, यहाँ उच्च न्यायालय नहीं लिखा है, उच्चतम न्यायालय का पूर्व यानी जो पहले रह चुका है, मुख्य न्यायाधीश या फिर अन्य न्यायाधीश। उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट का। अब सुप्रीम कोर्ट का चाहे वो मुख्य न्यायाधीश हो या फिर कोई न्यायाधीश ही हो, लेकिन वो पहले सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश रह चुका हो, तो वो होगा अध्यक्ष। ओके, तो ये तो बात हो गई अध्यक्ष की। अब 5 मुख्य सदस्य होते हैं, तो इसमें कौन होंगे। प्रथम सदस्य जो होगा वो उच्चतम न्यायालय का कार्यरत या पूर्व न्यायाधीश होगा। प्रथम सदस्य कौन होगा, ये 5 मुख्य सदस्य की बात कर रहे हैं, उच्चतम न्यायालय में जो अभी काम कर रहा है, कार्यरत मतलब जो अभी काम कर रहा है, या फिर पूर्व न्यायाधीश। ओके, उच्चतम न्यायालय का यानी सुप्रीम कोर्ट का। दूसरा सदस्य क्या होगा, उच्च न्यायालय का। देखिए उच्च न्यायालय, उच्च मतलब हाई कोर्ट, किसी राज्य के हाई कोर्ट का। ओके, कार्यरत या फिर पूर्व न्यायाधीश। फॉर एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश, राजस्थान। ओके, मतलब जिस भी राज्य का वो मतलब उनको अच्छा लगे या फिर सटीक लगे, सही लगे, ओके, जो जिसको ज़्यादा अनुभव होगी, जानकारी होगी, उसी को। तो ये दूसरा सदस्य कहाँ से होगा, उच्च न्यायालय का कार्यरत या पूर्व न्यायाधीश। और जो अन्य 3 सदस्य होंगे ये मानवाधिकार के विषय में विशेषज्ञ होंगे, जिसमें कम से कम एक महिला अवश्य होनी चाहिए, एक महिला अवश्य होनी चाहिए और विशेषज्ञ होने चाहिए। ये जो 3 सदस्य हैं, अन्य सदस्य हैं, इनमें एक महिला होनी चाहिए और ये सभी विशेषज्ञ होने चाहिए कि इनको मानवाधिकार के बारे में पता होना चाहिए। ओके, तो ये आपका 1 हो गया और 1 5 6 हो गए। अब 7 और हैं जो पदेन हैं, मतलब ये पहले से ही पद पर होते हैं, मतलब इनके पास एक पद ऑलरेडी होता है। ओके, तो इनको पदेन सदस्य बोला गया है। देखिए जैसे एससी आयोग के अध्यक्ष हो गए, एसटी आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय दिव्यांगजन आयोग के अध्यक्ष। ये सब मतलब अपने पद पर रहते हुए भी इसका सदस्य हो जाते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, एससी एसटी, और फिर यहाँ राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय बाल संरक्षण, राष्ट्रीय दिव्यांगजन, इन सभी के जो अध्यक्ष होते हैं, ये जो आयोग है अपने देश में, इन सभी के अध्यक्ष भी एनएचआरसी के मेंबर के रूप में होते हैं। अब एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है, इसको भी मैंने लिख दिया यहाँ पर, मुख्यालय कहाँ है इसका। ओके, तो गाइड में अक्सर आपको इसका मुख्यालय गलत बताया जाता है, वहाँ आपको कलकत्ता, बम्बई बता दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका मुख्यालय इस समय दिल्ली में है। कहाँ है, दिल्ली में, लेकिन समय पड़ने पर गवर्नमेंट जब चाहे जब चेंज कर सकती है। ओके, अभी तो फिलहाल दिल्ली में है, वहाँ पर लिखा भी है देखिए, परंतु केंद्र सरकार के अनुमोदन पर अन्य किसी भी स्थान पर हो सकता है, लेकिन इस समय कहाँ है, दिल्ली में, तो आपको दिल्ली ही टिक करना है। ओके, मुख्यालय एनएचआरसी का दिल्ली है। अब यहाँ पर है एनएचआरसी के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। ओके,
ध्यान में रखना, अभी मैं आपको राष्ट्रीय स्तर की पढ़ा रहा हूँ, राज्य या अंतर्राष्ट्रीय नहीं पढ़ा रहा हूँ। अंतर्राष्ट्रीय मतलब विदेश वाली नहीं पढ़ा रहा हूँ और ना फिर अपने राज्य वाली पढ़ा रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको राष्ट्र की पढ़ा रहा हूँ, देश की पढ़ा रहा हूँ। तो 3 स्तर पर मानवाधिकार होता है, एक तो राज्य स्तर पर, एक राष्ट्र और एक अंतर्राष्ट्रीय। तो मैं आपको राष्ट्रीय वाला बता रहा हूँ। ओके, सारी चीज़ें। तो एनएचआरसी के सदस्यों का कार्यकाल अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष, 3 वर्ष या 70 वर्ष, जो भी पहले हो, यानी 3 वर्ष का होता है या 70 वर्ष का। अब आप पूछेंगे सर 3 वर्ष का 70 वर्ष है तो ये क्या बोल रहे हैं आप, समझ में नहीं आ रहा। देखिए, मान लीजिए आपकी एज है 67 साल, मान लीजिए आपकी एज है 67 साल और आप एनएचआरसी के सदस्य चुन लिए गए, तो 3 साल तक रहेंगे, फिर आप 70 साल के हो जाएंगे ना, तो आपको रिटायर कर दिया जाएगा, क्योंकि 70 से अबव नहीं होना चाहिए। तो 3 ही साल तक रहेंगे आप। मान लीजिए आपकी 55 है तो कितने दिन तक रहेंगे, 3 साल तक, यानी 58 साल तक रहेंगे। 55 3 58। ओके, तो 3 वर्ष या फिर 70 वर्ष, जो भी आपका पहले आएगा। अब मान लीजिए कि आप, मान लीजिए 68 साल की उम्र में आप चुन लिए गए, 68 साल की उम्र में आपको अध्यक्ष बना दिया गया एनएचआरसी का, तो आप कितने साल रहेंगे, 2 ही साल रहेंगे। क्यों? क्योंकि 68 2 70, 70 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहले आपका 70 आ गया, उसमें लिखा है जो भी पहले हो, यानी 3 वर्ष अगर पहले आ जाता है तो भी रिटायर हो जाएंगे, अगर 70 वर्ष आपका पहले आ जाता है तो भी रिटायर हो जाएंगे। ओके, तो आप समझ गए, 3 वर्ष या 70 वर्ष, जो भी पहले हो, इतना ही कार्यकाल होता है। फिर यहाँ पर है अध्यक्ष तथा सदस्य पुनर्नियुक्ति होने के पात्र हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछेगा, मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा, आपको बता दे रहा हूँ, मैं क्वेश्चन भी इन सारे टॉपिक से मैं क्वेश्चन करा दूंगा। ओके, जो भी इसके 30-40 क्वेश्चन बनेंगे इंपॉर्टेंट, वो मैं बता दूंगा। तो मतलब पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं, यानी कि पुनः उनकी नियुक्ति की जा सकती है। मान लीजिए कोई एक बार अध्यक्ष रह चुका है, लेकिन अभी उसकी उम्र है 70 साल नहीं हुई है, अभी एज उसकी बची हुई है। ओके, तो फिर से चुना जा सकता है। सेवानिवृत्ति के पश्चात केंद्र अथवा राज्य के अधीन किसी पद के लिए योग्य नहीं। मान लीजिए वो रिटायर होगा तो वो कोई सरकारी नौकरी नहीं कर सकता। ओके, गवर्नमेंट या फिर राज्य जो भी है, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, उसके अधीन किसी भी सरकारी पद पर ये नहीं नियुक्त किया जा सकता, इसकी योग्यता ना के बराबर हो जाती है। ओके, योग्य नहीं रह जाता है। तो सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। अब एक प्रश्न यहाँ से भी पूछा जाता है कि भाई एनएचआरसी के जो सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति की जाती है, अगर इनको हटाना हो तो कैसे हटाया जाए और किन परिस्थितियों में हटाया जा सकता है, कौन हटाएगा। ओके, राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित परिस्थितियों में एनएचआरसी के सदस्यों या फिर अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। तो कौन कौन से कंडीशन होंगे भाई, वो कौन कौन सा काम करेगा, तब हम उसको हटा सकेंगे। ऐसा तो बिना किसी वजह के हटा नहीं पाएंगे। ओके, कोई वो वजह निकलेगी, लेकिन हटाएगा कौन, राष्ट्रपति। तो एनएचआरसी के सदस्य को हटाता कौन है, हटाने का अधिकार किसको, राष्ट्रपति को। तो यहीं से प्रश्न पूछ लिया जाता है। अब क्यों हटाएगा, दिवालिया होने पर। ओके, या तो वो दिवालिया हो गया हो, न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित होने पर। ओके, किसी जुर्म में उसका जुर्म साबित हो गया हो और फिर वो अपराधी बन गया हो, तो न्यायालय द्वारा अगर वो अपराधी बन जाता है तो फिर राष्ट्रपति उसको हटा देगा कि भाई आप इस पद के अब योग्य नहीं रह गए। अन्य रोजगार में संलग्न होना, मान लीजिए कोई दूसरा काम करने लगा। ओके, तो मैंने आपको बताया कि भाई पद पर रहते हो कोई दूसरा काम नहीं कर सकता ना, तो पद के बाद कोई दूसरा सरकारी काम कर सकता है। ओके, कोई भी काम नहीं कर सकता सरकारी वाला, किसी भी पद पर नहीं रह सकता। मानसिक रूप से अस्वस्थ, मान लीजिए बीमारी कोई आ गई या फिर कोई शारीरिक प्रॉब्लम है, मानसिक प्रॉब्लम है उसको, तो उसको हटा सकता है भाई, उसकी स्वास्थ्य को देखते हुए। कदाचार या अक्षमता के आधार पर, मान लीजिए उसमें क्षमता ही नहीं है काम करने की। ओके, उसमें बाद में पाएगा कि भाई ये तो योग्य है नहीं, इसको जानकारी ही नहीं है। तो ये सारी 1 मिनट, ये सारी जो चीज़ें हैं, इसी के आधार पर एनएचआरसी के सदस्यों को हटाया जा सकता है। ओके, मतलब दिवालिया होने पर, न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित होने पर, अन्य रोजगार में संलग्न होने पर, मानसिक रूप से अस्वस्थ पाए जाने पर, कदाचार या क्षमता के आधार पर राष्ट्रपति एनएचआरसी के अध्यक्ष या फिर सदस्यों को हटा सकता है।
तो ये आपने देखा कि भाई कैसे उनको हटाया जाएगा। अब इनके काम क्या क्या होते हैं, ये क्या क्या करते हैं, यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया है। ओके, सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने। देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्य निम्न हैं। पहला है मानवाधिकार उल्लंघन संबंधी जांच। ओके, किसी व्यक्ति के मतलब अधिकार का उल्लंघन किया जाता है, उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है, तो उसकी जांच कर सकता है। मानवाधिकार से संबंधित किसी संधि या समझौते का अध्ययन कर सकता है। कोई मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्णय दिया जो कि मानवाधिकार से संबंधित है, तो ये उस निर्णय को मतलब जांच सकता है और उस संधि या समझौते का अध्ययन कर सकता है थोड़ा बहुत। ओके, कि ये निर्णय सही है, मानवाधिकार के पक्ष में है कि नहीं। मानवाधिकार से संबंधित विधिक नियमों की जागरूकता फैलाना। ओके, मतलब मानवों को ये बताएगा कि आपके क्या क्या अधिकार हैं, किन किन अधिकारों के लिए आपको लड़ना है, जन जागरूकता फैलाएगा। ओके, लोगों में जा कर के कि हाँ आपका ये अधिकार है, कोई छीन नहीं सकता, ये सारी चीज़ें। जेल बंदीगृह जाकर सुधार को अनुशंसा। मान लीजिए कोई कैदी है जेल में, ओके, उसके साथ बहुत ही अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है जेल में, तो वहाँ पर वो जाएगा, जांच पड़ताल करेगा और कुछ अनुशंसा करेगा कि कैदी के साथ ऐसा बर्ताव ना किया जाए। मानवाधिकार ना ऐसा अधिकार होता है जो व्यक्ति को एकदम मूल रूप से जन्म से ही मिला होता है। न्यायालय की पूर्व अनुमति से मानवाधिकार से संबंधित किसी केस पर हस्तक्षेप कर सकता है। ओके, मतलब मैंने बताया ना, कोई सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में कोई मामला चल रहा है मानवाधिकार से संबंधित, तो जरूरी नहीं कि उस पर वो जाए सुप्रीम कोर्ट से आदेश ले। यहाँ पर क्या लिखा है, न्यायालय की पूर्व अनुमति, सॉरी पूर्व अनुमति से, यानी पहले अनुमति वो लेगा। ओके, सॉरी मैं थोड़ा देखा नहीं, तो अनुमति लेगा, फिर उसके बाद उस केस में हस्तक्षेप करेगा कि हाँ ऐसा होना चाहिए। हालांकि ये बात नहीं कर पाएगा कि मानवाधिकार जाए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को एकदम बदलने के लिए उसको मजबूर कर दे, ऐसा नहीं। ये सुप्रीम कोर्ट को या हाई कोर्ट को थोड़ा सलाह दे सकता है। ओके, कि हाँ ऐसा होना चाहिए, क्योंकि भाई इसमें जो होते हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ही होते हैं, हाई कोर्ट के न्यायाधीश ही होते हैं, तो दोनों में एक समझौता हो जाता है। ओके, तो ये न्यायालय की पूर्व अनुमति से मानवाधिकार से संबंधित किसी केस पर हस्तक्षेप कर सकते हैं। ये सारे इनके काम हैं, एनएचआरसी आयोग का ये सब काम है। ओके, यही काम करते हैं। अब एक कार्य प्रणाली इनकी कैसी है, क्या क्या कैसे करते हैं, मतलब कार्य प्रणाली इनका सिस्टम कैसा है। ओके, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग लोक प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत सिविल न्यायालय की शक्ति रखता है। सिविल मतलब नागरिक न्यायालय की शक्ति, एक प्रकार से इसको नागरिक न्यायालय कहा जाता है। ओके, लोक प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत नागरिक न्यायालय की, भाई नागरिकों के हितों की बात करता है, उनके अधिकारों की बात करता है, इसलिए इसको सिविल न्यायालय की शक्ति प्राप्त है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग केवल उन मामलों की जांच कर सकता है जिसे घटित हुए 1 वर्ष से अधिक ना हुआ हो, जिसकी जांच राज्य मानवाधिकार आयोग या अन्य आयोग द्वारा ना की जा रही हो। ओके, मान लीजिए किसी व्यक्ति के मानवाधिकारों का उल्लंघन किया गया और अभी उसका टाइम है 1 साल नहीं हुआ, मतलब 1 साल से कम ही 6-7 महीने हुए हैं, और मानवाधिकार आयोग को पता चल जाता है कि इस व्यक्ति के साथ ये नाइंसाफ़ी हुई, उसके अधिकारों का हनन हुआ, तो फिर उसकी जांच पड़ताल करवा सकता है, फिर कर सकता है। ओके, अब इसकी कुछ सीमाएं भी हैं, तो मैंने आपको बता ही दिया पहले ही कि भाई ये किसी को बाध्य नहीं कर सकता, ना तो सरकार को बाध्य कर सकता है, ना तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को कोई भी नियम पारित करवाने के लिए। ओके, बाध्य नहीं कर सकता, सलाह दे सकता है बस। देखिए, कार्य केवल सिविल न्यायालय की तरह है, इनका कार्य किसकी तरह है, सिविल न्यायालय की तरह। इसे किसी व्यक्ति को दंड देने और व्यक्ति को आर्थिक सहायता देने का अधिकार नहीं। ये तो ना तो भाई किसी व्यक्ति को दंड दे सकता है, ना तो किसी को कोई आर्थिक सहायता दे सकता है, सिर्फ उनके लिए लड़ सकता है। ओके, इसके द्वारा सरकार को दी गई सलाह बाध्यकारी नहीं। देखिए, अगर ये सरकार को कोई सलाह देते हैं तो जरूरी नहीं कि सरकार इनकी सलाह को माने ही। इन्होंने सलाह दे दी, अब सरकार उस पर डिपेंड करती है कि भाई वो माने या ना माने। ओके, तो मैंने कहा कि ज़रूरी नहीं कि इनकी हर सलाह मानी ही जाए, लेकिन फिर भी ये अपना काम करते हैं। यहाँ से प्रश्न पूछा गया है ओके, कि भाई अपना प्रतिवेदन यानी अपनी रिपोर्ट किसको देते हैं, किसको सौंपते हैं, ये क्वेश्चन यहाँ से आ गया है। आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन, देखिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट यानी प्रतिवेदन केंद्र सरकार को देती है, अथवा जिस राज्य से संबंधित रिपोर्ट है उस राज्य की सरकार को सौंपता है। ओके, तो मान लीजिए उत्तर प्रदेश की राज्य से किसी नागरिकों का हनन हुआ,
तो उत्तर प्रदेश राज्य को सौंपेगी या फिर केंद्र सरकार को। ओके, तो मतलब राज्य सरकार या केंद्र सरकार को सौंपती है। रिपोर्ट में दी गई सिफारिशें केवल सलाहकारी प्रकृति की होती हैं, बाध्यकारी नहीं है। सरकार को केवल सलाह मानने का कारण बताना पड़ता है। बस यही मैंने चीज़ आपको बता दी कि भाई बाध्यकारी नहीं है, कोई भी सलाह इनकी सरकार मानेगी या नहीं मानेगी वो सरकार पर डिपेंड करता है। अब यहाँ पर देखिए, ये थोड़ा सा है, लास्ट टॉपिक बचा है आपका, संरचना कैसी है, मतलब कौन कौन से यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य हैं। इस समय इसके अध्यक्ष कौन है? अरुण कुमार मिश्रा। ओके, अरुण कुमार मिश्रा इस NHRC के अध्यक्ष हैं। प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ये पूछा गया है क्वेश्चन, न्यायमूर्ति रंगराज मिश्रा। ओके, न्यायमूर्ति रंगराज मिश्रा, ये 1993 से 1996 तक ये प्रथम मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष थे, क्योंकि 93 में ही इसका गठन हुआ, 12 अक्टूबर 1993 में गठन हुआ, तो इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे न्यायमूर्ति रंगराज मिश्रा। प्रथम महिला सदस्य फातिमा बीबी। अन्य तथ्य में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 10 दिसंबर 1948 को यूनाइटेड नेशन की महासभा द्वारा, ये सारी चीज़ें मैं आपको प्रश्नों के माध्यम से करा दूंगा। ओके, 10 दिसंबर 1948 को यूनाइटेड नेशन की महासभा द्वारा मानवाधिकारों की घोषणा की गई। 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस के रूप में भी इसीलिए मनाया जाता है। ओके, क्योंकि इसी दिन घोषणा की गई थी यूनाइटेड नेशन के महासभा द्वारा। 1991 मानवाधिकार से संबंधित पेरिस घोषणा पत्र आया। भारत में 28 सितंबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिनियम पारित किया गया। देखिए, अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं, अधिनियम कब पारित किया गया था? 28 सितंबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिनियम पारित किया गया, और इसी अधिनियम के तहत इसके 14-15 दिन बाद यानी 12 अक्टूबर को 1993 को NHRC का गठन कर दिया गया। पहले ये अधिनियम लाया गया और इसी अधिनियम के तहत पारित कर दिया गया। तो दो डेट याद रखना, अधिनियम भारत में कब पारित किया गया राष्ट्रीय मानवाधिकार? 28 सितंबर 1993, लेकिन स्थापना कब की गई? तो 12 अक्टूबर 1993। दोनों में थोड़ा सा अंतर है, यहाँ अधिनियम की बात हो रही, वहाँ एक संस्था की बात हो रही है। तो ये पूरा आपका जो कंप्लीट हो गया, इसका जो PDF है आपको मिल जाएगा, मैं आपको बता दूंगा। ओके, और 2-3 दिन बाद आप इसी वीडियो को देखना फिर से, अभी तो आप देख रहे हैं, फिर से देखना, मतलब इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, PDF का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर लीजिए, या टेलीग्राम पर आपको मैं बता दूंगा, वहाँ पर अपलोड कर दूंगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर लीजिए टेलीग्राम। ओके, टेलीग्राम की लिंक हमारे आपको दूसरे चैनल पे जा कर के मिल जाएगी, यहाँ पर हो सकता है मैं दे दूँ, हो सकता ना दूँ, फिलहाल आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए। ओके, तो अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों में सेंड कीजिए इसको।